प्रदेश हमारा का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ में रविंद्र सिंह। शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही एक बड़ी खबर से। जल्द ही कैबिनेट का गठन होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा चल रहा है और डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही दिल्ली में कैबिनेट गठन पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। दिल्ली में मंजूरी मिलते ही मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। तो इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली से है बड़ी खबर, कैबिनेट का गठन जल्द होगा। जी हां, सीएम भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा चल रहा है इस वक्त। वो दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा भी साथ में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। लखवीर सिंह शेखावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जानकारी के लिए उनसे सीधा बात करेंगे। लखवीर, तो कल का ये कार्यक्रम है मुलाकातों का, अभी दिल्ली पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली आ गए हैं। भजनलाल शर्मा इस वक्त जोधपुर हाउस में मौजूद हैं, तो वहीं दिया कुमारी अपने सरकारी आवास पर मौजूद हैं और प्रेमचंद बैरवा दिल्ली स्थित राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। भजनलाल शर्मा का आज रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। कुछ देर बाद वो जोधपुर हाउस से निकलेंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल सुबह उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी वो मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरा ये दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरा काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मंत्री परिषद का ऐलान राजस्थान में होना है। ऐसे में पिछले दौरे के दौरान जब जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई थी रविंद्र, तो तमाम कोर ग्रुप के सदस्यों से रायशुमारी की गई थी, सलाह मशुरा की गई थी कि किन्हें मंत्री परिषद में जगह दी जाए और उस बैठक के दौरान करीब 50 से 55 नामों पर डिस्कशन हुआ था। हालांकि करीब 30 लोग ही मंत्री बनाए जाएंगे, तो स्क्रूटनी का दौर जारी है। और ये जो दौरा है भजनलाल शर्मा का, इस दौरे में ये कयास लगाया जा रहा है कि अंतिम मुहर लग जाएगी मंत्री परिषद की सूची पर और फिर जब जयपुर जाएंगे भजनलाल शर्मा तो राजभवन जाकर राज्यपाल कलराज मिश्र से समय मांगेंगे और फिर मंत्री परिषद का ऐलान कर दिया जाएगा। नए चेहरों पर फोकस है आलाकमान का कि नए और जुझारू चेहरों को मंत्री परिषद में शामिल किया जाए और कई चौंकाने वाले चेहरे भी मंत्री परिषद में हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री पद पर प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी का नाम सामने आया था तो वो काफी चौंकाने वाला था और सियासी गलियारों में सीएम पद पर भजनलाल शर्मा कायम हो जाएंगे क्या, इस प्रकार की चर्चाएं नहीं थी, लेकिन चौंकाने वाला फैसला हुआ। और अब इस प्रकार की खबरें हैं कि जब मंत्री परिषद का ऐलान राजस्थान में होगा तो उसमें भी काफी चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं और पार्टी का उद्देश्य है कि अंडर 45 जितने भी विधायक जीतकर आए हैं उन्हें मौका दिया जाए और फर्स्ट टाइमर एमएलएज भी मंत्री बनाए जा सकते हैं राजस्थान में, क्योंकि पार्टी का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रभावी मंत्री परिषद हो जो कि भारतीय जनता पार्टी के विचार को तो राजस्थान में मजबूत करने का काम करे ही, बल्कि बेहतर गवर्नेंस देने का काम करे, ताकि पार्टी जिन मुद्दों के आधार पर चुनाव जीतकर आई है, जो कि पिछले 5 साल विपक्ष में रहते हुए जो विफलताएं गिनाई थी सूबे की अशोक गहलोत सरकार की, उन तमाम विषयों पर और मुद्दों पर काम हो, ये पार्टी चाहती है। अब ये एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये अविनाश राय खन्ना है जो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रभारी रहे हैं। उन्होंने भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है जोधपुर हाउस में। इन्हें भी काफी अनुभव है राजस्थान की सियासत का, क्योंकि पिछले चुनाव में ये राजस्थान के प्रभारी रहे थे, तो संभवतः शिष्टाचार मुलाकात तो करने आए थे, बल्कि कुछ सुझाव भी राजस्थान को लेकर देकर गए हैं। अब चूंकि मुलाकातों का दौर स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा, पिछले दौरे के दौरान जिन नेताओं से मुलाकात नहीं हो पाई थी भजनलाल शर्मा की, उन नेताओं से भी आज और कल मुलाकात करेंगे और कल उनका वापस से जयपुर जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, क्योंकि कल विधानसभा स्पीकर का चुनाव होना है विधानसभा में, तो संभवतः उस कार्यक्रम में भी भजनलाल शर्मा और दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, बड़ी जानकारी यहां पर दी। और इस मुलाकात को जो अविनाश राय खन्ना जोधपुर हाउस में पहुंचे, चूंकि जैसा आपने बताया कि पूर्व में राजस्थान बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं और खुद भजनलाल शर्मा संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति ही हैं, तो ये औपचारिक मुलाकात हो सकती है, दोस्ताना मुलाकात हो सकती है, सांगठनिक मुलाकात हो सकती है और जैसा आपने कहा कि सलाह देने के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो सकती है। फिर से एक बार चाहेंगे, आपने कहा कि कल हो सकता है कि राज्यपाल महोदय से समय मांगा जाए और दूसरी बात यह कि देर रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है।
जी बिल्कुल, देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। कुछ देर बाद वो जोधपुर हाउस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास के लिए निकलेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल पिछले दौरे में जब वो भजनलाल शर्मा दिल्ली आए थे तो 1-to-1 मुलाकात नहीं हो सकी थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी। हालांकि भेंट जरूर हुई थी जब भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, तो उस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट तो हो गई थी और शपथ ग्रहण के दौरान भी भेंट हो गई थी, लेकिन 1-to-1 संवाद नहीं हुआ है, 1-to-1 मुलाकात नहीं हुई है। चूंकि अब मंत्रिपरिषद का ऐलान होना है तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी अपने सुझाव साझा करेंगे कि राजस्थान में किस प्रकार से सरकार चलाई जाए। उनके इनपुट्स भी काफी कारगर साबित होंगे, क्योंकि मार्गदर्शन आलाकमान का काफी जरूरी है इस वक्त भजनलाल शर्मा के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां सरकार चलानी है तो वहीं मंत्रिपरिषद का ऐलान भी करना है। तो जो नामों की एक्सरसाइज वो प्रदेश से लेकर आए हैं, जिन नामों पर एक्सरसाइज हुई है, उनको फाइनल होमवर्क उन पर करना है, लिहाजा ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी दिल्ली में, हो सकता है कि उन्हें भी बुलाया जाए और उनके साथ बैठकर फाइनल एक्सरसाइज की जाए, फाइनल होमवर्क किया जाए और फिर अंतिम मुहर लगे उस सूची पर जो कि मंत्री परिषद का ऐलान करने के लिए कारगर साबित होगी। और फिर जब फाइनल मुहर लग जाएगी मंत्रिपरिषद की सूची पर, उसके बाद जब जयपुर जाएंगे भजनलाल शर्मा तो संभवतः राज्यपाल से। धन्यवाद फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया लखवीर सिंह शेखावत। आगे भी अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन फिलहाल एक खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां पर छाण कस्बे में बुजुर्ग महिला का मर्डर हुआ है। बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या कर दी है। घर पर 60 साल की महिला के बदमाशों ने पैर काट डाले हैं। पैर काटकर बदमाशों ने महिला से चांदी के कड़े लूट लिए हैं, कानों के कुंडल लूट लिए हैं, हाथों के कड़े भी ले गए हैं बदमाश। हत्या की सूचना पर एसपी समेत अधिकारी पहुंचे हैं। वारदात के वक्त परिजन खेतों पर गए हुए थे। देर शाम घर पहुंचने पर घटना की जानकारी मिली है। बड़ी खबर सवाई माधोपुर से, छाण कस्बे में बुजुर्ग महिला का मर्डर किया गया है और बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या की है। घर पर 60 साल की महिला की बदमाशों ने पैर काट दिए हैं। पैर काटकर बदमाशों ने महिला से चांदी के कड़े लूट लिए हैं, कानों के कुंडल ले लिए, हाथों के कड़े भी बदमाश लेकर चले गए। हत्या की सूचना पर एसपी समेत अधिकारी पहुंचे हैं। वारदात के वक्त परिजन खेतों पर गए हुए थे। गिरिराज शर्मा सवाई माधोपुर संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। गिरिराज, कल पता चला है, कल की ये वारदात है, पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है? जी देखिए, इस घटना को लेकर के ग्रामीणों में और परिजनों में जबरदस्त एक आक्रोश व्याप्त है और पुलिस मौके पर पहुंची है। एसपी हर्षवर्धन वो भी मौके पर पहुंचे हैं और पुलिस का एक बड़ा जो अमला है वो फिलहाल कस्बे में तैनात है और जो हत्यारे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के परिजन फिलहाल जो वृद्धा का शव है वो उठाने के लिए राजी नहीं है। ऐसे में पुलिस ने टीमें गठित की हैं, स्पेशल टीम लगाई गई है और जहां पर भी जो संदिग्ध इलाके हैं वहां पर लगातार जो पुलिस है वो दबिश दे रही है। गांव में इस घटना को लेकर के बेहद आक्रोश व्याप्त है, तनाव सा माहौल है, क्योंकि घटना है काफी एक हृदय विदारक घटना घटित हुई है और शाम के वक्त ये घटना घटित हुई जहां पर परिजन खुद घर पर मौजूद नहीं थे और जो अज्ञात जो लोग थे, जो लुटेरे थे, वो घर में दाखिल हुए और उन्होंने लूटपाट की नीयत से महिला के जो पैर हैं उनसे कड़े निकाल लिए। बेहद निर्ममता पूर्वक वृद्ध महिला है उसकी हत्या को अंजाम दे डाला और इसकी घटना की सूचना जब मिली, जब जो वृद्ध मृतका जो महिला थी उसकी पोती जब घर पर पहुंची तब बाहर की कुंडी लगी हुई थी पड़ोसी के घर के ऊपर, जब वो पहुंची और ऊपर से जब नीचे जो लोग आए, लहूलुहान हालत में वृद्ध महिला जो है उसका शव वहां पर देखा और घटना की जो इत्तला है वो पूरे गांव में भी आग की तरह फैली। फिलहाल जो मौके पर पुलिस बल तैनात है, बड़ी तादाद में ग्रामीण तैनात है और पुलिस जो अज्ञात हत्यारे हैं उनकी तलाश में जुटी हुई है। जी गिरिराज, पास पड़ोस के लोग भी होंगे और कहीं ना कहीं कुछ जब ये वारदात हुई है तो शोर भी मचा होगा या फिर सुनसान था ये जहां पर रहते थे? देखिए, 60 वर्षीय वृद्ध महिला थी, घर के अंदर और कोई मौजूद नहीं था। काफी दुर्बल जो महिला है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में ये लगता नहीं है कि शोर मचाने की जो गुंजाइश है वो अज्ञात हत्यारों ने छोड़ी होगी। ऐसे में इस वारदात को बड़ी सूझबूझ के साथ में हत्यारों ने बड़ी निर्ममता पूर्वक वारदात को अंजाम दिया है।
जब आसपास के लोगों को भी तब पता लगा जब हमलावर वहां से निकल गए, यानी कि फरार हो गए, उसके बाद में घटना का पता लगा। आसपास के लोगों को भी इस घटना की जानकारी उसके बाद में लगी, तब जाकर के ग्रामीण परिजन सब मौके पर एकत्रित हुए। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची और अब इस मामले को लेकर के क्या बेहद तनाव व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और पुलिस के जो आला अधिकारी गिरिराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल जानकारी के, शुक्रिया, धन्यवाद। आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरों के जरिए आप देख समझ जान सकते हैं कि जैसा संवाददाता गिरिराज शर्मा ने भी बताया कि लोग स्थानीय जो हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं, शव उठाने से इनकार कर दिया है, क्योंकि जिस निर्मम तरीके से, नृशंस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, नाराज़गी है, आक्रोशित लोग हैं। पुलिस उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। यह खबर नागौर से है, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। कुचेरा के नजदीक यह सड़क हादसा हुआ है। कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। कुचेरा निवासी दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही कुचेरा पुलिस मौके पर पहुंची है। दोनों मृतकों के शवों को कुचेरा मोर्चरी में रखवाया गया है। विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की तरफ से वासुदेव देवनानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष ने कोई भी उम्मीदवार उनके खिलाफ नहीं उतारा है। साथ ही अशोक गहलोत के प्रस्ताव का गोविंद सिंह डोटासरा ने समर्थन किया है। सत्य श्रद्धाम निष्ठा च रक्षयामि अहम भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुणाम रक्षयामि। टोंक विधायक सचिन पायलट आज अपने क्षेत्र के दौरे पर रहे। पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा है कि चुनावों में मिली हार का हम सभी को दुख है, लेकिन पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है। पायलट ने 2024 में इंडी गठबंधन की जीत का दावा किया। गांव के दौरे हैं, लोगों से मुलाकात हम कर रहे हैं और पिछले आचार संहिता में जो काम रुक गए थे 1-1.5 महीने, उसको दोबारा गति देने का काम हमने सब विधायकों ने प्रस्ताव पारित किया है कि एआईसीसी के अध्यक्ष और एआईसीसी की लीडरशिप वो तय करेगी कि आने वाले समय में किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, सदन के अंदर सदन के बाहर। इसका निर्णय एआईसीसी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान का मामला विपक्ष के गले की फांस बनता जा रहा है। इस घटना के बाद से जाट समाज में खासा रोष है। वहीं जगदीप धनखड़ के गांव किठाना में भी लोग गुस्से में हैं। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष अहलावत ने इसे किसान का अपमान बताया। वहीं बीजेपी नेता विश्वंभर पूनिया ने विपक्षी नेताओं का पुतला फूंकने की बात कही है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में लोकसभा की सीढ़ियों पर खड़े होकर संवैधानिक पद, देश का गरिमामय पद उपराष्ट्रपति का, उसकी मिमिक्री करने वाले टीएमसी के सांसद की मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करती हूँ, निंदा करती हूँ। और सबसे अफसोस की बात यह है कि वहां पे कांग्रेस का राजकुमार राहुल गांधी खड़ा था, हंस रहा था, फोटो खींच रहा था। कांग्रेस ही कह रहे कि भविष्य में कभी वो प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे बेहुदा हरकत पर मैं नहीं, पूरा देश नाराज है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजसमंद में पर्यावरण और जल संरक्षण के कार्यों का अवलोकन किया। राज्यपाल निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री पहुंचे और पौधारोपण किया। साथ ही देश भर की पंचायतों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पिपलांत्री मॉडल अपनाने की अपील की। पंचायत में सौर ऊर्जा के कार्य का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने एक नवजात बच्ची को पंचायत की ओर से दी जाने वाली एफडी भी भेंट की। यहाँ बिल्कुल बंजर जमीन थी, यहाँ कोई पेड़ पौधे कुछ नहीं थे। लेकिन जब से श्रीमान श्यामलाल जी ने यहाँ पदार्पण किया और कार्य अपने हाथ में लिया, तब से बंजर भूमि हरियाली की भूमि हो गई। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रोड एक्सीडेंट को लेकर कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। रोड पर एक्सीडेंट करके भागने पर सजा होगी। 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। घायल शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया तो राहत मिलेगी।
एक्सीडेंट करने वाले को और आरोपी की सजा कम कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी है। तो सड़क दुर्घटना को लेकर कानून में बड़ा बदलाव किया गया है। सड़क पर एक्सीडेंट करके अब भागने पर सजा होगी। 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। घायल शख्स को हॉस्पिटल पहुंचाया तो राहत मिलेगी, इससे आरोपी की सजा कम कर दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इस संबंध में जानकारी दी है। भारत पाकिस्तान की सीमा का नाम सीमा हैदर है और उसकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है। चौंकिए मत, यह जवाब है एक मासूम से बच्चे का जिसने परीक्षा के दौरान अपनी आंसर बुक में लिखा है और यह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि धौलपुर जिले के बसेड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बागथर में परीक्षा थी, जिसकी राजनीति विज्ञान की उत्तर पुस्तिका सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल हो रही राजनीति विज्ञान की उत्तर पुस्तिका में भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा और उसकी लंबाई के बारे में सवाल पूछा गया है, जिसके जवाब में बच्चे ने कहा है कि दोनों देशों के बीच सीमा हैदर है और इस सीमा हैदर की लंबाई 5 फीट 6 इंच है। दोनों देशों में इसको लेकर लड़ाई है। हालांकि वायरल हो रही उत्तर पुस्तिका के बारे में स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि उत्तर पुस्तिका का विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल स्थानीय विद्यालय के नाम से जो उत्तर पुस्तिका वायरल हो रही है, उसका स्थानीय विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। स्थानीय विद्यालय के रिकॉर्ड की जांच करने पर पाया गया कि वायरल उत्तर पुस्तिका स्थानीय विद्यालय की उत्तर पुस्तिका से मेल नहीं खाती है। जिस विद्यार्थी के नाम से उत्तर पुस्तिका जारी की गई है, उस विद्यार्थी का हस्तलेख भी वायरल उत्तर पुस्तिका में जो लेख है उससे मेल नहीं खाता है। बारां में अवैध बजरी खननकर्ताओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि पुलिस वालों का भी डर उन्हें नहीं है। जिले के मांगरोल थाना क्षेत्र के मुंडिया गांव के पास पार्वती नदी में हो रहे बजरी के अवैध खनन पर कार्रवाई को लेकर पुलिस और डीएसटी टीम के बीच 2 जवान बाइक से मौके पर पहुंचे। बाइक पर चल रहे जवानों के सामने अचानक गड्ढा आ गया, जिसमें उनकी बाइक फिसलकर गिर गई। मौका पाते ही ट्रैक्टर चालक ने पुलिस की बाइक पर ट्रैक्टर चला दिया। घटना में पुलिस के एक जवान के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। घायल पुलिस जवान को मांगरोल अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया है। राजसमंद जिले के भील मगरा गांव में अपनी पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य करवाने पर एक व्यक्ति को विरोध का सामना करना पड़ा। 2 साल पहले पंचायत ने ग्रामीणों की रजामंदी से पंचनामा बनाकर व्यक्ति को उसकी पुश्तैनी जमीन सुपुर्द की थी। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति के पास पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर पड़ोसी ने कब्जा करने की कोशिश की। फिलहाल दोनों पक्षों ने एसडीएम, बीडीओ और थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की मांग की है। पहले ये 200 साल से ये जमीन हमारी है, वहाँ पे देवता बैठे हुए हैं और पंचायत वालों से रिक्वेस्ट किया तो पंचायत वाला पर सरपंच साहब ने लिख के दिया गया जमीन तुम्हारी है। जमीन होने के बाद गेरीलाल जी ने केस लगाया। केस लगाने के बाद में सभी ग्रामवासी हमारे साथ में उबे रहे, खड़े रहे, साथ दिया। तो माता जी की जो जमीन है उसके आगे रास्ता एक ही है, उसी रास्ते पे अतिक्रमण किया जा रहा है और अतिक्रमण हम तहसीलदार साहब से यही आशा करते हैं कि आप ये तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटावे। ये जमीन सर एक पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है, दूसरे पक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसकी पुश्तैनी जमीन है। तो ये मामला दोनों पक्षों से हमने सुना है। इसके दोनों पक्षों से हमने कागज दस्तावेज वगैरह मंगवा लिए हैं और दोनों के दस्तावेज पूर्ण रूप से अच्छे से जांच करके और अच्छा डिसीजन दिया जाएगा। इससे अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताते हैं कि खैरथल जिले के तिजारा थाना क्षेत्र के शाबाद गांव में चिकन बनाने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई का मर्डर कर दिया। छोटे भाई ने बड़े भाई की मांस काटने वाली चाकू बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों भाइयों में झगड़ा मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ। आसपास के लोग बीच बचाव में आए तो छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू मार दिया। मृतक का परिवार मजदूरी करता है। यह घटना मंगलवार देर शाम की है। रात को अस्पताल में मौत हो गई। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आरोपी भाई फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। मरने वाले का नाम तो बड्डन था और जिसने चाकू मारा था उसका भाई है जगदीश। तो इन्हों का खाए दारू पानी पिया करते थे। दोनों भाई में आपस में कहासुनी हो गई सब्जी बनाने के वास्ते। तो उसी ने मना कर दिया कि मैं नहीं बनाऊंगा, साल तू बनाएगा। तो सिर्फ दारू पिया के उसने चाकू उसके घोंप दिया पेट के अंदर।
तो उसकी आँत वो तो बाहर निकल गई। पड़ोस में कोई नहीं आता था, डेली का झगड़ा था उनका इस तरह का। तो माँ ने बीच बचाव कर वृद्ध आदमी ही उसे बचा ना पाया, उसने सीधा ही चाकू घोंस दिया इसके सिर में। तो ये घटना हुई है। अड़ोस पड़ोस कोई गई ना, तब अड़ोसी पड़ोसी को पता लगा, तब जनता इकट्ठी हुई, तब उनको पता लगा। मेडिकल से वो क्या नाम है, एम्बुलेंस बुलाई, उसको रेफर तिजारा कराया, तिजारा से फिर रेफर अलवर के लिए कर दिया गया। जयपुर के कालावाड़ इलाके में हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस वारदात में महिला का पति ही हैवान निकला। महिला की हत्या कर पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। हत्या की असली वजह मनमुटाव था। पति और पत्नी में अक्सर झगड़ा होता था। दोनों प्रेम विवाह उन्होंने किया था। मनीष कुमार ने पहले तो पत्नी की चुन्नी से गला घोंट दिया, फिर एक बोरे में शव को डाला और स्कूटी पर ही लेकर चल दिया। चंपापुरा गांव में शव को फेंक दिया और आग लगा दी, लेकिन पुलिस से नहीं बच पाया। दौरान पोस्टमार्टम मृतका के डीएनए सैंपल व मृतका के डीएनए सैंपल लेके एफएसएल जमा कराए गए, जो कल 19/12 को डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई। तो जो सबकी पहचान मुस्कान उम्र 38 साल निवासी कजवरस्ते के रूप में पहचान हुई जी। तत्पश्चात हमारे द्वारा पूर्व वर्क किया गया था कैमरों द्वारा, तो हमें मुलजिम का आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उसके पति को आज तलाश करके दस्तयाब करके लाए थाने पर। इससे पूछताछ की गई तो उसने अपने पत्नी की मुस्कान की हत्या करना कबूल किया। अलवर में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी ने विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद दोनों तरफ सरियों से हमला किया गया। इस झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। पीड़ित योगेश कुमार का कहना है कि जिस वक्त वो घर के बाहर आग ताप रहा था, उसी दौरान उसके पड़ोसी ने उस पर हमला किया, जिसमें वो बाल बाल बच गया। लेकिन इसके बाद दोनों परिवारों के बीच झगड़ा बढ़ गया। पीड़ित की माने तो झगड़े की शुरुआत 3 दिन पहले उनके घर फेंकी गई शराब की एक बोतल को लेकर हुई थी, लेकिन उस टाइम मामला शांत हो गया। लेकिन आज मौका मिलते ही उन पर हमला बोल दिया गया। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।